हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन शिक्षा। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म वाले में हम लोगों ने ये देखा था कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है ना। और रेस्पिरेशन में जैसे रेस्पिरेशन इन प्लांट था, रेस्पिरेशन इन फिश था, तो अलग अलग चीजों में ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने देखा था कि रेस्पिरेशन कैसे कैसे होता है। यहाँ पर जो है आज का जो लेक्चर है उसमें दिख रहा होगा आप लोग को बोर्ड पर कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अगर हम लोग अब आ गए हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में, इट मींस कि हम लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ गए? तो हम लोगों के अंदर में जो रेस्पिरेशन होता है वो किस तरह से होता है, हम लोग जैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ पे जा रहा है, सेल को मिल रहा है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तो ये सभी चीजें जो है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके पहले जो अभी हम डायग्राम बना रहे हैं जो आप लोग को दिख रहा होगा, ये आता है किसमें? रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिस तरह से हम लोगों ने डाइजेशन में पढ़ा था डाइजेशन सिस्टम, तो ये यहाँ पर क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बात करेंगे आगे चल के कि इसमें कौन कौन सा पार्ट्स है, कैसे ये अलग अलग पार्ट्स है ना काम करता है, और हम लोग किस तरह से जो है सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, और किस तरह से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मान लो कि हम लोग जो सांस ले रहे हैं, जैसे मान लो फिश के बारे में बताए थे, तो फिश में क्या आता है कि जैसे मुंह खोलता है तो पानी अंदर जाता है, इधर से फिर ओपरकुलम से बाहर निकल जाता है। हम लोग के पास ऐसा सिस्टम नहीं है। तो हम लोग में क्या है कि जैसे हम लोग ऐसे, देखो ये दिख रहा होगा जो नाक में छेद है, दिस इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल से जो एयर है वो अंदर जा रहा है, एयर जो है वो क्या जा रहा है? अंदर जा रहा है। और एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैस है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि अलग अलग बहुत तरह का गैस होता है, लेकिन हमको चाहिए क्या? ऑक्सीजन। और क्या चाहिए? ऑक्सीजन। वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और किस तरह से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। समझ गए? बेसिकली बात यह है कि एयर जो है वो एंट्री मारेगा कहां से? वो एंट्री मारेगा यहां से, नॉस्ट्रिल से। तो नॉस्ट्रिल से हमारा जो है वो यहां पर बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन, ये यहां से एंट्री मारा ऑक्सीजन। फिर यहां पर अंदर एक चैम्बर है, जहां पर है ना खाली जगह है नाक के अंदर में, उसको हम लोग बोलते हैं नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी। बात समझिए? तो ये ऑक्सीजन यहां से एंट्री मारा, नेजल कैविटी में आ गया जी, ये नेजल कैविटी में आया, यहां पे आ गया नीचे। जैसे यहां पर नीचे आएगा तो यहां पर आप लोगों को बताए थे डाइजेस्टिव सिस्टम में कि एक यहां पर मस्कुलर ऑर्गन्स प्रभाव होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो वो मूवमेंट करता है, ये ऐसे से मूवमेंट करता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है। जैसे यहां पर से खाना जाएगा अंदर, है ना, तो यहां पर से खाना गया, यहां पर से एयर आया, तो इन सबके बीच में जो एक जगह है वो कौन है? फेरिंक्स। फेरिंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, तो फेरिंक्स में यहां पर खाना मतलब कि एयर आ गया, खाना आ गया, दोनों आ गया, यहां पर मिक्स हो गया। अरे भैया, तो यहां पर जब ना जो खाना है और जो एयर है तो मिक्स हुआ हुआ है, तो कौन सा किस एरिया में कैसे जाएगा, ये इसका डिसीजन कौन लेता है? एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जैसे मान लो एयर आया तो एपिग्लॉटिस हो जाएगा ऐसे, एपिग्लॉटिस क्या हो जाएगा? ऐसे। और जब ये ऐसे होगा तो यहां पर जो एयर है वो यहां से एंट्री मारेगा इसके अंदर। बात समझ में आ गया? इट मींस कि एपिग्लॉटिस जो वहां पर मूवमेंट कर रहा है वो वहां पर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कि फूड कहां पर जाए और एयर कहां पर जाए। देखो, इसी बीच में एक चक्कर हो जाता है। जैसे मान लो कि आप बैठ करके खाना खा रहे हैं और सोच कहीं और रहे हैं, मतलब दिमाग कहीं और है, खा रहे हैं कुछ, तो उतने में ही अचानक क्या होता है कि आदमी सरक जाता है ना, या फिर हिचकी आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने यहां पर रास्ता बदल दिया। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से एपिग्लॉटिस को सही से मैसेज नहीं आ रहा था। ये भाई साहब क्या किया यहां पर कि खाना जाना था आपको स्टमक में, ये भेज रहा है यहां पर विंड पाइप में। इसके चक्कर में क्या होगा कि ये यहां पर देखेगा लंग्स, अरे भाई साहब ये तो गलत जगह पे आ रहा है, तो जाएगा कहां? तो ये यहां पर से इसको वापस से धकेल देता है वापस। बात समझ गए? और जैसे ही वापस धकेलता है तो इंसान जो है सरक जाता है या हिचकी आना स्टार्ट होता है। तो इस चीज से मतलब इस चीज का रिस्पॉन्सिबल कौन है? एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस जो है वो हमको हिचकी से बचाता है, सरकने से बचाता है। क्लियर हो गया ये बात? अब जैसे देखो, सरकने से एक बात और याद आया कि जैसे अभी हमने बोला कि ये कौन है? फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या है? कॉमन पैसेज। क्या है जी? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब जैसे मान लो कैसे करके पानी पी रहे थे,
या कुछ भी ऐसा पी रहे हैं, खा रहे हैं, और उतने में कोई आपको हंसा दिया या सरका दिया, तो भाई तो जो मुंह से तो आएबे करेगा, नाकों से आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मुंह से भी आ रहा है और नाक से भी आ रहा है, ऐसे कैसे होगा? खाई तो मुंह से, आ रहा है नाक से, ई कौन सिस्टम है? सिस्टम यही है कि यहां से गया था और सरक गया तो यहां फेंक दिया पूरा दोनों तरफ से कि आओ बाहर आ जाओ यहां से दम। अरे बात समझ गया? तो फेरिंक्स जो है वो कॉमन एरिया है, यहां पर से जैसे ही फेंकेगा सरकाएगा तो ये यहां से भी बाहर, यहां से भी बाहर। अरे समझ गया? उसके नीचे यहां पर आया तो एयर जो है वो अब यहां से पास हो गया, कहां पर? अरे पास हो गया एपिग्लॉटिस से बाद, एपिग्लॉटिस के बाद ये पहुंचा कहां पर? लैरिंक्स में। और लैरिंक्स का दूसरा नाम क्या है? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, देखो वॉइस बॉक्स के अंदर में होता यह है कि यहां पर पड़ा हुआ रहता है बाबू वोकल कोड। क्या पड़ा हुआ रहता है? वोकल कोड। देखो ये यहां पर रहता है वोकल कॉर्ड, ठीक है? वोकल कॉर्ड इज जस्ट लाइक ए स्ट्रिंग। जैसे देखो गिटार बजाता है तो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग में अगर हम लोग ऐसे वाइब्रेशन करवा दे तो आवाज बाहर निकलती है, ठीक उसी तरह से हमारा यहाँ पर क्या है? वोकल कोड। अब देखो कुछ वो जो वोकल कोड है वो पड़ा हुआ है वॉइस बॉक्स में। तो वॉइस बॉक्स, ये जो डब्बा यहाँ पर दिखता है कुछ आदमियों को है ना, बाहर से दिखता है, वो एक्चुअली बना हुआ होता है कार्टिलेज का। किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का। कुछ का जब वो ग्रो करके बाहर निकल जाता है तो उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं उसको? एडम्स एप्पल। अब देखो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे अगर हम लोग कोई बात बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, तो हम लोग उसको सांस छोड़ते हुए में बोल सकते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम या बढ़िया से जो वाइब्रेशन होता है वोकल कॉर्ड का वो सांस छोड़ते हुए में होता है। सांस लेते हुए में आप कुछ भी बोल करके ट्राई करिए, नहीं बोल पाइएगा। तो सांस में कुछ नहीं बोल पाइएगा, लेकिन सांस छोड़ते हुए जो भी हम आवाज अभी क्लियर बोल रहे हैं वो सांस छोड़ते हुए में बोल रहे हैं। अरे बात समझ गए? तो ये जो वोकल कॉर्ड है ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? वॉइस निकालने के लिए। इसलिए ये जिस डब्बे के अंदर में है उसको बोला गया है वॉइस बॉक्स, या उसको बोला जाता है लैरिंक्स, ठीक है? अब उसके नीचे आते हैं, यहां पर देखो ध्यान से, ये यहां पर पड़ा हुआ क्या है? ट्रैकिया। क्या पड़ा हुआ है? ट्रैकिया। ट्रैकिया को और क्या बोला जाता है? विंड पाइप। ट्रैकिया क्या बोलते हैं जी? विंड पाइप, ठीक है? जिस तरह से ओइसोफेगस था, ओइसोफेगस को बोल रहे थे हम लोग फूड पाइप, यहां पे पड़ा हुआ है ट्रैकिया, ट्रैकिया को बोल रहे हैं विंड पाइप। समझ गए? अब देखो ध्यान से, ये यहां से जो एयर है अब नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे की तरफ आ गया अब ट्रैकिया के पास। कहां आ गया? ट्रैकिया के पास। ट्रैकिया में एक तरह से ये दिख रहा होगा, इसे इस तरह से एक डिजाइन बना हुआ है, यहां पर भी ब्रोंकाई में बना हुआ है, ब्रोंकियल्स में भी बना हुआ है। ये जो डिजाइन है वो एक्चुअली में क्या है? जो डिजाइन से बना हुआ है वो एक्चुअली में क्या है? वो डिजाइन एक्चुअली में होता है कार्टिलेज। क्या होता है? कार्टिलेज। और ये सी शेप्ड का होता है। सी शेप्ड का मतलब होता है जैसे मान लो अगर एक रिंग बना है, ठीक है, तो रिंग जो पूरा ऐसे गोल रहेगा, ये पूरा गोल नहीं है, ये आगे से बस ऐसे गोल है, ठीक है, आधे में गोल है। वो इसलिए है क्योंकि देखो जैसे मान लो कि अगर सांस लिए फिर सांस छोड़ रहे हैं, बात समझ में आ गया? तो उस कंडीशन में जो एयर यहां से एंट्री मार रहा है यहां पर, वो तो आया एक बार में, फिर सांस ऐसे करके जैसे जाएगा तो उसके बीच में जब तक वहां पर से एयर पास नहीं हो रहा है तो कहीं जाके जैसे चिपक जाए। अरे चिपक जाएगा तो हमारे शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। किसके लिए? सांस लेने के लिए और सांस छोड़ने के लिए। तो काहे नहीं उसमें बीच में से रिंग फंसा दिया जाए, है ना, जस्ट लाइक हाफ रिंग वहां पर फंसा दिया जाए, ताकि जो है वो पिचकवे नहीं करेगा, तो सांस आराम से आ रहा है, आराम से जा रहा है, तो वहां पर जो हमारा विंड पाइप है वो कोलैप्स नहीं हो। इसीलिए वहां पर बीच में पड़ा होता है सी शेप्ड कार्टिलेज। समझ गए? ध्यान सुनो। अब यहां पर ये जो एयर है ये यहां से बट जाएगा, ठीक है, आधा ये आपका आ गया राइट वाले लंग्स में और आधा एयर चला गया लेफ्ट वाले लंग्स में। बात समझ गए? फिर ये यहां पर जिससे बटा है इसको बोलते हैं क्या? ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकाई या ब्रोंकस। फिर उसके बाद ये जाता है किसमें? ब्रोंकियोल्स में। किसमें जाता है जी? ब्रोंकियोल्स में। देखो बायो में अगर कोई भी चीज को, कोई भी ट्यूब है उसको अगर छोटा करना है उसके लास्ट में ओल्स लगा दो, ठीक है? जैसे मान लो आर्टरी है तो आर्ट्रियोल्स, वेन है तो वेनियोल्स, उसी तरह से ब्रोंका है तो ब्रोंकियोल्स। समझ गए? अब यहां पर से ये पास हो गया, ये यहां पर आ गया, तो एट लास्ट यहां पर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसको लोग बोल रहे हैं एल्वियोलाई। क्या बोल रहे हैं यहां पर? एल्वियोलाई। देखो ध्यान सुनो, एल्वियोलाई जो होता है जस्ट लाइक ए बैलून। बात समझ में आया? एल्वियोलाई जो है वो बना हुआ किससे होता है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल से। ये आप लोग टिश्यू में पढ़े होंगे क्लास 9 में। तो उसमें क्या होता है कि जैसे
उसका स्ट्रक्चर बैलून लाइक स्ट्रक्चर है कि जैसे ही सांस लेंगे तो फूलता है, और अगर फूल रहा है तो उससे क्या होगा, अरे उससे होगा कुछ चीज, सरफेस एरिया बढ़ेगा। जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वहां पर मैक्सिमम अमाउंट में जो एयर है वो डिफ्यूज हो जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट में एयर क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, वो जस्ट लाइक क्या है, बैलून। और आपको बता दें वो इतना ज्यादा फैल सकता है कि जिसका आप मेजरमेंट अगर बोले तो 80 मीटर स्क्वायर आ सकता है। कितना आ सकता है एरिया, 80 मीटर स्क्वायर। और यहां पर जो एल्वियोलाई होता है यही होता है क्या, स्ट्रक्चरल, क्या होता है जी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। मतलब हमारा जो लंग्स है वो किससे बना हुआ है, एल्वियोलाई से। क्लियर हो गया बात। एक लंग्स में मान के चलते हैं या दोनों को मिलाकर के अगर बोले तो 300 मिलियन एल्वियोलाई पाया जाता है। अरे बात समझ गया। तो देखो स्टार्ट जो हुआ था वो कहां पर से हुआ था। अच्छा एक चीज और दिख रहा हो आपको, ये जो लंग्स है वो इस तरह से बनाए, यहां पर जो है कुछ एरिया छूटा हुआ है। एक्चुअली यहां पर है हार्ट। क्या है यहां पर, हार्ट। हार्ट जो होता है वो हमारा सेंटर में है। हार्ट कहां पर है, सेंटर में। लेकिन थोड़ा सा जो पार्ट है वो लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट किया हुआ है, लेफ्ट साइड की तरफ। इसलिए अपीयर ऐसा होता है कि हार्ट लेफ्ट साइड में, लेकिन है कहां पर, सेंटर में। तो जब ये लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट है, मतलब घुमा हुआ है, मुड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से ये जो लेफ्ट वाला लंग्स है इसका थोड़ा एरिया खा जाता है। तो होता यह है ना कि जो राइट वाला जो लंग्स है वो लेफ्ट वाले लंग्स से थोड़ा सा बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है, 50 ग्राम। 50 ग्राम का यहां पर आता है डिफरेंस। राइट वाला लंग्स लेफ्ट वाले लंग्स से 50 ग्राम ज्यादा होता है या बड़ा होता है बोल सकते हैं। समझ गया। तो ये अभी तक बात थी। स्टार्ट कहां से हुआ था, नॉस्ट्रिल से। कहां पर आया, नेजल कैविटी। फिर आया फेरिंग्स, फेरिंग्स में आया कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। फिर यहां से पास हो गया, आ गया कहां पर, वॉइस बॉक्स में। वॉइस बॉक्स आया ट्रैकिया में, ट्रैकिया से आया ब्रोंकाई में, बैठ गया। फिर आया ब्रोंकियोल्स में, और फिर आया एल्वियोलाई में। बात समझ में आ गया। उसके अलावा आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा यहां पर नीचे में, हमने यहां पर लिखा है डायफ्राम। क्या लिखा हमने, डायफ्राम। डायफ्राम एक्चुअली में क्या है, देखो डायफ्राम एक्चुअली में है मस्कुलर ऑर्गन। डायफ्राम एक्चुअली में क्या है, मस्कुलर ऑर्गन। ठीक, क्या होता है, जैसे देखो ये इस तरह से रहता है, ये इस तरह से यहां पर ऐसे पड़ा हुआ है। यहां पर ये जो है ना, ये जो एरिया, जैसे देखो मान लो यहां पर सेंटर में यहां पर हड्डी है स्टर्नम, तो ये वाला जो है राइट वाला एरिया है और ये वाला लेफ्ट वाला एरिया है। बात समझ गए। अब बीच में यहां से जो एरिया है यहां पर पड़ा हुआ है डायफ्राम। डायफ्राम इज एक्चुअली ए मस्कुलर ऑर्गन। ये क्या है, एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन है जो यहां पर नीचे डोम से मतलब ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, इस तरह से पड़ा हुआ है यहां पर ऐसे करके। समझ गए। इसका काम होता है ना कि ये रेस्पिरेशन में या बोल सकते ब्रीदिंग में हेल्प करता है। कैसे, देखो जैसे मान लो कि अगर हम सांस ले रहे हैं फिर सांस छोड़ रहे हैं, तो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो लंग्स होता है हमारा वो तो फूलेगा ही, क्योंकि उसके अंदर एल्वियोलाई से बना हुआ, वो तो फूलेगा ही। अरे भाई साहब, तो इधर ही फूलेगा, तो नीचे भी जाएगा। तो नीचे जैसे ही फूल के जाएगा, एरिया जब बढ़ेगा तो सब जगह बढ़ेगा। तो जैसे नीचे जाएगा ना तो डायफ्राम भी नीचे दबता है, नीचे जाएगा। वो बात समझ में आएगा, मस्कुलर ऑर्गन है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो ऐसे नीचे चला जाएगा। बात समझ गए। और जैसे ही वो नीचे जाएगा तो आपको नीचे में भी एरिया बढ़ेगा। तो ऊपर में भी एरिया बढ़ रहा, नीचे में भी एरिया बढ़ रहा, तो एरिया पूरी तरह से बढ़ जाएगा। तो जो डायफ्राम होता है वो एक्चुअली मस्कुलर ऑर्गन विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। समझ में आ गया। और डायफ्राम ही वो ऑर्गन है जिसकी वजह से जो बॉडी है, मतलब बॉडी जो ये यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां से लेकर के पूरा यहां नीचे तक, बॉडी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यहां से बीच से डिवाइड होगा, तो अपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। क्या बोलते हैं उसको, थोरैसिक कैविटी। बात समझ गए। जैसे ध्यान से देखो, ये आदमी है यहां पर, ये जो यहां पर आदमी है कौन है, ये विनोद। अब बीच में यहां पर डायफ्राम है, तो यहां पर लंग्स है, यहां पर लंग्स है, बीच में हार्ट है, और नीचे में स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह सब यहां पर पड़ा हुआ है। बात समझ गए। तो जो ऊपर वाला जो कैविटी है जहां पर लंग्स है, हार्ट है, उसको बोला जाता है थोरैसिक कैविटी। क्या बोलते हैं उसको, थोरैसिक कैविटी। और जो नीचे वाला जो कैविटी है उसको बोला जाता है एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं उसको,
एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो डायफ्राम है वो एक्चुअली में काम करता है, मदद करता है रेस्पिरेशन में, और इसी ने ही बॉडी के कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला थोरैसिक कैविटी और नीचे वाला एब्डोमिनल कैविटी। आई थिंक ये बात जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप लोग अगर ये चाहें तो इस जो डायग्राम है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहां पर, नेक्स्ट जो बात होगा वो होगा ब्रीदिंग। नेक्स्ट यहां पर जो हमारा टॉपिक बच रहा है वो क्या जानना है, ब्रीदिंग। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है, सांस लेना और सांस छोड़ना, इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो दो प्रक्रिया हो रहा है। सांस ले रहे हैं मतलब हम लोग इनहेल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इनहेलेशन। क्या बोलते हैं इसको, इनहेलेशन। और सांस छोड़ रहे हैं मतलब एक्सहेल कर रहे हैं, इसको बोला जाता है एक्सहेलेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सहेलेशन। तो यहां पर ब्रीदिंग में दो चीजें आती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। लेकिन उसको समझाने से पहले तो एक बात समझा देते हैं कि ब्रीदिंग होता कैसे है। देखो, जैसे मान लो कि यहां पर अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि यहां पर हमने बनाया ऐसे बाबू लंग्स। ठीक है, यहां पर ऐसे करके ऐसे लंग्स, बात समझ गए। ये जो लंग्स है वो जाहिर सी बात है कि एक ऐसे कवरिंग के अंदर में है जी, ऐसे इसके अंदर में है कि नहीं है, यहां पर ऐसे करके पड़ा हुआ है, इस तरह से है। और नीचे में ये यहां पर डायफ्राम है, नीचे में क्या है, डायफ्राम। समझ गए। देखो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम कैसे खड़े हैं, मान लो यहाँ पे ऐसे टच किए, यहाँ पर ऐसे टच किया, तो ये सेंटर में एक हड्डी है, इस हड्डी को बोलते हैं स्टर्नम। इस हड्डी का बोला जाता है स्टर्नम। ये जो हड्डी है ना सेंटर में, दिस इज कॉल्ड स्टर्नम। और ये जो यहाँ पर हड्डी है इसको बोल रहे हैं रिब्स। क्या इसको बोल रहे हैं, रिब्स। नीचे में पड़ा हुआ क्या है, डायफ्राम। नीचे में पड़ा हुआ क्या है जी, डायफ्राम। बात समझ गए, ध्यान सुनो। है ये बात कि जैसे ही हम लोग इनहेल करेंगे या एक्सहेल करेंगे, तो जो ब्रीदिंग होता है वो एक्चुअली में काम किस तरह से करता है, मतलब किस तरह से हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, ध्यान सुनो। जैसे अब यहां पर टच करने से ये यहां पर रिब्स आएगा, बीच में एक हड्डी है स्टर्नम, वो आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने सांस लिया तो जाहिर सी बात है कि ये जो रिब्स है ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये जो डायफ्राम था वो नीचे की तरफ जाएगा। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहां पर जो रिब्स होता है, रिब्स है तो खाली रिब्स तो है नहीं, उसके ऊपर में मसल लगा हुआ है। और उसके ऊपर में क्या लगा हुआ है, मसल। तो जो एक्सटर्नल मसल है, एक्सटर्नल जो है मसल है किसका, रिब्स का, वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ये यहां पर देखोगे रिब्स के ऊपर में मसल लगा हुआ है, रिब्स के ऊपर में क्या लगा हुआ है भैया, मसल। बात समझ में आया, ये मसल रिब्स के ऊपर में लगा हुआ है। अगर इसको सिकोड़ दे तो ये उठ जाएगा, जैसे सिकोड़ेंगे तो ये कहां हो जाएगा, ऐसे करके उठ जाएगा। और इसमें अगर कॉन्ट्रैक्शन करा दिए तो ये नीचे दब जाएगा, और इसमें अगर कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, बात समझ गए। तो कॉन्ट्रैक्शन होता है किसमें, एक्सटर्नल मसल ऑफ रिब्स, रिब्स का जो एक्सटर्नल मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम। बात समझ गए। तो उससे क्या होगा, देखो जैसे अगर सांस ली है, ऐसे करके हाथ रखो, मान लो सांस ली है, तो देखो कि ये ऐसे ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, अगर सांस छोड़ रहे हैं तो नीचे की तरफ जा रहा है। बात समझ में आया। तो जैसे ही सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि ये जो हमारा रिब्स है वो मूव कर रहा है फॉरवर्ड की तरफ, मतलब आगे की तरफ, और डायफ्राम डाउनवर्ड की तरफ। ये फॉरवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये फॉरवर्ड, ये डाउनवर्ड। कैसे काम कर रहा है देखो, समझ में आ गया ये बात। तो ये जो चीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है किसमें, एक्सटर्नल मसल ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम। बात समझ में आ गया। तो अगर हम यहां पर बात करें, फर्स्ट थिंग इज इनहेलेशन।
पहला चीज यहां पर क्या देखने को मिलेगा, इनहेलेशन। ठीक है, तो इनहेलेशन को हम किस तरह से यहां पर डिफाइन कर सकते हैं, यहां पर यह कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। और इनहेलेशन वाली प्रक्रिया में क्या हम लोगों को देखने को मिला, पहले बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। क्या देखने को मिला, कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल मसल ऑफ रिब्स एंड डायाफ्राम समझ गए इस बात को। दूसरी बात हम लोगों को इसमें क्या देखने को मिला कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि रिब्स मूव्स फॉरवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। ठीक है, आई थिंक ये आप लोग बात समझ में आ गया होगा। अब इससे क्या होता है कि देखो, जैसे ये चीज होगा, ध्यान समझोगे, तो यहां पर से रिब्स ऊपर गया, डायफ्राम नीचे गया, जगह बढ़ गया, अंदर में जो लंग्स का जो जगह था वो क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही लंग्स का जो जब जगह बढ़ेगा तो अंदर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हो जाता है कम। क्या हो जाता है, कम, विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर आउटसाइड दी आवर बॉडी। बात समझ में आ गया। जो इन्वायरमेंट में प्रेशर एयर का और जो हमारे लंग्स के अंदर मतलब बॉडी के अंदर में जो एयर का प्रेशर है उससे अगर कंपैरिजन कराया जाएगा तो हम लोग जैसी एरिया बढ़ा दिए, अरे एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। अंदर का प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो जो एयर है वो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो बाहर से आ गया सांस अंदर। बात समझ में आ गया। और जैसे हम लोग छोड़ रहे हैं तो मतलब कि हम लोग अंदर का जो एरिया है वो कम कर दे रहे हैं, और एरिया अगर कम हो गया तो वहां पर क्या होगा कि अंदर का जो एरिया कम होने की वजह से प्रेशर हो जाएगा ज्यादा, बाहर का प्रेशर हो जाएगा कम, तो जो अंदर में एयर था वो अंदर से आ जाएगा कहां पर, बाहर की तरफ। समझ गए इस बात को। आई थिंक आप लोग ये बात समझ में आ गया होगा कि ब्रीदिंग जो है किस तरह से काम करता है। तो इसका जो सेकंड प्रोसेस था, मतलब सेकंड जो पार्ट है वो कौन सा है, एक्सेलेशन। यहां पर इनहेलेशन जब ऐसे होता है तो एक्सेलेशन कैसे होगा, अरे भाई एक्सेलेशन कैसे होगा, जस्ट उल्टा किसका, इनहेलेशन का अगर हम लोग उल्टा कर दे तो वो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सेलेशन। तो इसमें क्या होगा बोलो, यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था, प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन। तो हम लोग टेक नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहां से, और बोलो यहां से अब हम लोग क्या कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सेलेशन, इज कॉल्ड एक्सेलेशन। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, जहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, जहां पर क्या हो रहा था जी, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, तो कॉन्ट्रैक्शन का उल्टा क्या होता है, रिलैक्सेशन। अरे कॉन्ट्रैक्शन का उल्टा क्या होगा, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन इन एक्सटर्नल मसल ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम। जो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उठ गया था, अब वो आ जाएगा अंदर की तरफ, और ये जो नीचे गया था वो आ जाएगा ऊपर की तरफ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिब्स मूव बैकवर्ड। रिब्स अब कहां पर आ जाएगा, पीछे की तरफ, रिब मूव्स बैकवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स अपवर्ड। और डायफ्राम कहां पर आ जाएगा, अब ऊपर की तरफ। बात समझ में आ गया। तो ब्रीदिंग में क्या हुआ कि हम लोगों ने ये देखा कि ब्रीदिंग में हम लोग जिस टाइम सांस ले रहे हैं, मतलब इनहेल कर रहे हैं, तो रिब ऊपर आ रहा है, डायफ्राम नीचे जा रहा था। जैसे ही सांस छोड़ रहे हैं तो रिब्स पीछे आ रहा है और डायफ्राम ऊपर आ रहा है। बात समझ गए। तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रीदिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का दो पार्ट था, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन अब जो मेन बात यह है कि जब हम लोग सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं बाबू, तो ले रहे हैं ऑक्सीजन, ले क्या रहे हैं ऑक्सीजन, और छोड़ क्या रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बात बताओ, एयर जो है तो मिक्सचर ऑफ गैस,
तो बॉडी में तो फिल्टर लगा हुआ है नहीं कि कहीं पर से है ना कि ऑक्सीजन हम खींचेंगे तो हम फिल्टर लगा करके, ऐसा तो है ना। तो इसके पीछे क्या काम करेगा, जो हमको सिर्फ ऑक्सीजन ही मिले और हम जब छोड़े तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़े। अरे ऐसा कोई मैकेनिज्म है बॉडी में? बोलो किस तरह से हमको ये पता चलेगा कि हम यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन ही ले और बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़े है? तो देखो यहां पर होता ये है कि जैसे अगर हम बात करें किसके बारे में कि किस तरह से जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूवमेंट करता है या ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो यहां पर देखो हेडिंग आएगा आपका हमारा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें तो देखो जैसे मान लो यहां पर हम लोगों ने बना दिया एल्वियोलाई। क्या बना दिया? एल्वियोलाई, ठीक है। और इधर ध्यान सुनो, मान लो कि ये ऐसे करके हम लोगों ने बनाया, ठीक, ये एल्वियोलाई है। और ये यहां पर जो हम लोग बना रहे हैं, ये हम लोग यहां पर बना रहे हैं किसको? सेल को। क्या बना दिया? सेल को। बहुत ही सिंपल करके, बहुत ही आसान करके आप लोगों को ये बात समझा रहे हैं। ये हम बना दिए यहां पर एल्वियोलाई, यहां पर बना दिया हम लोगों ने डीऑक्सीजनेटेड सेल। क्या बना दिया है? डीऑक्सीजनेटेड सेल, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड सेल का मतलब है कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है यहां पर? ज्यादा है, समझ गए? अब ध्यान सुनो, देखो यहां से एंट्री जो मारा है तो वो बाबू यहां पर ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बात समझ गए? लेकिन हम यहां पर अगर देखेंगे तो देखो क्या होगा कि अगर हम यहां से शुरुआत कर दें, ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका मतलब कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड यहाँ पर सेल है तो इसका मतलब कि ये जो है वो एंट्री मारेगा किसमें? ब्लड के अंदर में। अब यहां से जो ट्रैवल करवाता है वो कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही यहां पर पहुंचेगा, देखो जैसे ही यहां पर पहुंचेगा, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर ज्यादा है मतलब हायर कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन यहां पर ज्यादा है मतलब हायर कंसंट्रेशन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर डिफ्यूज हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो इधर डिफ्यूज हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्या बोला कि जैसे बॉडी के अंदर में जो ऑक्सीजन पहले गया था, मतलब कि ऑक्सीजन जो पहले आया था, ये ऑक्सीजन ट्रेवल किया, बाद में गया सेल के अंदर, बाद में कहां गया? सेल के अंदर, और इस सेल ने इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया, बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अरे भैया जब कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर बन जाएगा तो यहां पर जो है ऑक्सीजन जो ब्लड में आया हुआ है, अब देखो यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में ज्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा सेल में कम है, तो ये जो ऑक्सीजन ब्लड में ज्यादा था वो डिफ्यूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा। और सेल में ज्यादा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। सेल में ज्यादा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा। इसका मतलब जो जहां पर ज्यादा है, डिफ्यूजन का यही तो खासियत है, क्या पढ़ाए थे? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो जहां पर ज्यादा है वो अपने से कम की तरफ क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा। अभी ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है तो सेल की तरफ डिफ्यूज हो गया, सेल के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था तो वो ब्लड में डिफ्यूज हो गया। फिर यहां पर आ जाइए एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई में क्या है कि यहां पर बाहर से जो सांस ले रहा था, इधर जो आया वो ऑक्सीजन यहां पर ज्यादा था, यहां पर ऑक्सीजन अगर हम बात करें अंदर में तो कम है, तो ये यहां पर डिफ्यूज हो गया। अंदर में यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, अरे ये पढ़ा है ना, ये है आर्टरी और ये है वेन, ये है आर्टरी और ये क्या है? वेन। तो यहां पर वेन में यहां पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वो इधर जाकर के डिफ्यूज हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ गया, ये यहां से जाएगा बाहर निकल जाएगा, ये यहां से बाहर से अंदर आ रहा था। अरे बात समझ में आ गया? जिसका जहां पर ज्यादा अमाउंट होगा, ध्यान सुनोगे, जिस गैस का ज्यादा जहां पर अमाउंट होगा तो वो गैस वहां पर बनाएगा अपना पार्शियल प्रेशर। क्या बनाएगा जी? पार्शियल प्रेशर, या इसको बोला जाता है डिफ्यूजन प्रेशर। क्या उसको बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर। तो यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो ये यहां से यहां पर डिफ्यूज कर गया। इधर आ जाओ, यहां पर सेल के अंदर में ऑक्सीजन
नहीं है या बहुत कम है तो पार्शियल प्रेशर कम है। यहाँ पर ब्लड में ज्यादा था तो ये इधर डिफ्यूज हो गया। अरे समझ गया, मतलब जो जिधर ज्यादा है वो अपने कम की तरफ डिफ्यूज हो रहा है। इस तरह से जो है वो चीजें आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज होती हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन या बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट निकलता है कि जैसे देखो ये एल्वियोलाई जो है वो किसका पार्ट है, लंग्स का पार्ट है। तो अगर ये यहां से डिफ्यूज हो रहा है, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये खेला जो चल रहा है वो लास्ट में जाकर के कहां चला जाएगा, बॉडी से बाहर। अरे बॉडी से बाहर चल गया, देखो बॉडी के बाहर से ऑक्सीजन आया है और बॉडी के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। तो मतलब कि एक्सचेंज जो हम लोग करवा रहे हैं उसका रिलेशन कहां पर है, एक्सटर्नल से है, बाहर से है। तो हम लोग यहां पर ये बोल सकते हैं कि ये आपको शो कर रहा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या शो कर रहा है बाबू, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अरे समझ गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है एक्चुअली में, अगर आप लोग चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन कौन, एल्वियोलाई एंड ब्लड। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, ये रहा एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल से मामला काम कर रहा है। यहां पर देखो, ध्यान से देखो, यहां पर देखो, ये यहां से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज किया कि नहीं किया जी, अरे करिए ना गया। तो ऑक्सीजन इधर डिफ्यूज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इधर डिफ्यूज कर रहा है, तो यहां पर भी तो एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन ये एक्सचेंज कहां हो रहा है, बॉडी के अंदर। और ये एक्सचेंज जो हो रहा है वो कहां हो रहा है, बॉडी के अंदर। तो हम लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं क्या, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, बात समझ गए, क्या बोला गया, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या होगा इसमें, एक्सचेंज ऑफ, यहां पर देखने को मिलेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू या सेल भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया बात। तो यहां पर अगर एक्सचेंज हो रहा है तो बाहर चला जाएगा, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यहां पर अगर चेंज हो रहा है तो ये तो अंदर रहेगा, तो इंटरनल रेस्पिरेशन। बात समझ गए। और शुरू में जो एरोबिक रेस्पिरेशन करवाए थे या जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करवाए थे उसको बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि वो सेल के अंदर हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। बात समझा देना। इससे पहले वाले लेक्चर में जो पढ़ाए थे उसमें क्या था कि वो जो चेंज हो रहा था, मतलब कि जो भी वहां पर रेस्पिरेशन परफॉर्म हो रहा था वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में हो रहा था, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। तो सेल के अंदर अगर हो रहा है तो सेलुलर रेस्पिरेशन, लेकिन अगर यहां पे हो रहा है जो बाहर से रिलेट करता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो अंदर में एक्सचेंज कर रहा है इंटरनल रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया ये बात। आई थिंक ये बात जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब यहां पर मैटर खत्म नहीं होता है। बात यह है कि जो ऑक्सीजन है वो किस तरह से ट्रेवल करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरह से ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहां पर देखेंगे। देखो अब ध्यान से, अगर हम यहां पर देखें तो हम ये बोले कि ऑक्सीजन आया कहां से, बाहर से आया, कहां पर, एल्वियोलाई के पास। अरे भाई तो एल्वियोलाई के पास जब आएगा तो ब्लड में ना, और एक्सचेंज होकर कहां पर आ जाएगा, ब्लड में। तो ध्यान सुनो, ये रहा एल्वियोलाई, ठीक है, और यहां पर आया ऑक्सीजन। क्या आ गया बाबू, ऑक्सीजन। ठीक, अब यहां पर था ब्लड। क्या यहां पर था, ब्लड। देखो यहां पर सीधा सीधी बनाते हैं इस तरह से कि हमने यहां पर बना दिया ब्लड वेसल, है ना, और इसके बीच में हम यहां पर इस तरह से बनाएंगे क्या, ये यहां पर हमने बनाया आरबीसी। क्या बना दिया, आरबीसी। देखो ध्यान से, अभी समझा रहे तुम लोग को कि यहां पर ऑक्सीजन आया, ये यहां पर डिफ्यूज हो गया। ठीक है, जैसे ही ये यहां पर डिफ्यूज होता है, पहले ध्यान सुनोगे, जैसे ही ये यहां पर डिफ्यूज होता है तो ऑक्सीजन है वो उतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं है ब्लड में। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन ब्लड। बात समझ गए। अरे ब्लड का जो है वो बेसिकली तो दो पार्ट है, आगे पढ़ना है लेकिन बता देते हैं यहां पर कि बेसिकली दो पार्ट है, एक है प्लाज्मा और एक है सेल। कौन है, एक है प्लाज्मा और एक है सेल। सेल का भी कौन कौन सा है,
सेल में भी आपको देखने को मिल जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। क्या देखने को मिलेगा बाबू? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, अब ध्यान सुनो यहां पर कि जैसे ऑक्सीजन जब यहां पर आया था, ठीक है, तो ऑक्सीजन अभी आया है 100%। कितना ऑक्सीजन इसको मान लेते हैं 100% ऑक्सीजन है। क्या 100% ऑक्सीजन सिर्फ आरबीसी से ही जाएगा या सिर्फ प्लाज्मा में ही जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले देखो, ये जो हम बात यहां पर लिखे थे नॉट वेरी सॉल्युबल, इसका मतलब ये होता है कि ब्लड प्लाज्मा में सॉल्युबल नहीं है। ब्लड प्लाज्मा में मोस्टली क्या होता है? वाटर होता है, तो उसमें जो ऑक्सीजन वो सॉल्युबल नहीं है। अरे भाई, जब ऑक्सीजन सॉल्युबल नहीं है तो उसको जाने के लिए, है ना, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अब जैसे मान लो किसी को तैरना नहीं आता है, कुछ थोड़ा बहुत तैर गया तो ठीक है, नहीं आ रहा, उसको जबरदस्ती डुबाएगा पानी तो डूबियन जाएगा, तो उसके लिए नाव लाओ। नाव कौन आया? नाव यहां पर आया कौन? आरबीसी। अरे नाव के रूप में कौन आएगा? आरबीसी। और आरबीसी के अंदर में जो चप्पू चला रहा है वो एक्चुअली में कौन है? हीमोग्लोबिन। यहां पर आपको देखने को मिलेगा रेड पिगमेंट। आरबीसी लाल क्यों दिखता है? क्योंकि इसके अंदर में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या रहता है बाबू? हीमोग्लोबिन। समझ गए? तो हीमोग्लोबिन इसके अंदर में पड़ा हुआ है। अब पड़ा हुआ है तो हीमोग्लोबिन जो है वो किस तरह से काम करेगा? देखो, उसका स्ट्रक्चर जब बनता है हीमोग्लोबिन का तो वो ऐसे बनता है। बीच में रहता है आयरन और साइड साइड में रहता है प्रोटीन। प्रोटीन मतलब यहां पर है ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। बात समझ गए? इस तरह से मान के चलो कि इस तरह से रहता है ऐसे। ठीक है, होता यह है ना कि जैसे ही ये ऑक्सीजन आया था, ठीक है, ये ऑक्सीजन जैसे यहां पर आया है तो इसमें 100% में 97% जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी के माध्यम से ट्रेवल होता है। मात्र 3% ही ऑक्सीजन जो है वो आपको प्लाज्मा में घूमता है। समझ में आ गया ये बात? आरबीसी के अंदर 97%, प्लाज्मा में कितना आ गया? 3%। समझ गए? तो मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्टेशन है ऑक्सीजन का वो किससे है? आरबीसी से है। और आरबीसी में भी उसको पकड़ने के लिए कौन है? अरे कौन है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में देखो, ये जो आयरन वाला जो मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर में जाकर के ऑक्सीजन लग जाता है। ऑक्सीजन आकर के इसके अंदर में लग गया और जैसे ही ये लग जाता है तो ये बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या बना दिया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हम ये कह सकते हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 molecules of oxygen। 4 molecules of ऑक्सीजन। समझ में आ गया ये बात? आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा कि जो हम लोगों ने सांस लिया था वो गया अंदर, ऑक्सीजन ही कैसे जाएगा? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा था तो ऑक्सीजन ही डिफ्यूज कर गया ब्लड में, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो जैसे ही वो डिफ्यूज कर गया तो 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में ही घूमते तैरते एकदम भीगा है सामान निकल गया शांति से। और जो बचा कुचा क्या है? बहुत ज्यादा ही बचा हुआ है, 97% बचा हुआ है। उसको पकड़ा कौन? हीमोग्लोबिन। कि आओ भैया ऊपर, है ना, आरबीसी में आओ। उसको वहां पर पकड़ा, बैठाया शांति से और बोला कि चलिए, तो लेकर के वहां से वो निकल गया। समझ में आ गया बात? तो ट्रैवल करवाने के लिए यहां पर ऑक्सीजन को कौन था? हीमोग्लोबिन। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया। एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का कितना कैरी करवा देता है? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए इस बात को? नेक्स्ट, ऑक्सीजन पहुंच गया। ऑक्सीजन जो है जहां पहुंचना था उस सेल के पास पहुंच गया। सेल ने उसका इस्तेमाल भी कर लिया क्योंकि वहां पर डिफ्यूजन हुआ था, पार्शियल प्रेशर में चेंज था, तो डिफ्यूजन हो गया, ऑक्सीजन पहुंच गया सेल के पास कायदे से, सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया। और सेलुलर रेस्पिरेशन जब हो गया तो बदले में निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। बदले में क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी निकलेगा तो भाई साहब उसको पहुंचाना है एल्वियोलाई के पास ना। अरे तबे ना वो बाहर निकलेगा शरीर से, नहीं तो फंस गया जहां शरीर में तो पूरा शरीर जामे कर देगा। वो बात समझ में आ रहा है? जाम कर देगा मतलब कि मैटर पे फड़फड़ाने लगेगा आदमी। ऑक्सीजन कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया
तो फड़फड़ाने लगेगा तुरंत में। इसीलिए उसको सही करने के लिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि वो पहले बना कहां पर, सेल में, और वो किन किन रूप में, किस किस तरीके से वो भी ट्रांसपोर्ट होगा और पहुंचेगा एल्वियोलाई तक, और एल्वियोलाई से वो डिफ्यूज करेगा और बॉडी से बाहर। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट हम लोग को ये देखना है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका देखना है? ट्रांसपोर्टेशन किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ गए इस बात को? देखो गैसेस यहां पर कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहां पर जैसे बना हुआ था एल्वियोलाई, वे ऐसा ही रहेगा, उसको वहां पर छोड़ दो, छिड़ना नहीं है उसको वहां पर। अब देखो यहां पर ध्यान से कि ये बाबू बच्चा एन से आ रहा था यहां पर, ये ठीक है, और यहां से आ रहा था ये यहां पर ऐसे, है ना, यहां से ये ऐसे आ रहा था। यहां पर पड़ा हुआ था हमारे पास सेल, क्या पड़ा हुआ था बच्चा? सेल। बात समझ में आ गया? अब ध्यान सुनो, और इसके अंदर में इसको थोड़ा सा आरबीसी को बड़ा करके दिखाते हैं ताकि बात अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखो अब यहां पर पड़ा हुआ कौन था? आरबीसी। ये है आरबीसी, ठीक है। बात समझ में आ गया? ध्यान सुनो, जैसे वो ऑक्सीजन यहां पर आया था, वो ऑक्सीजन यहां से यहां डिफ्यूज कर गया था, जहां पर बदले में हमको क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां से गया तो ये यहां से यहां पर एंट्री मारेगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? ये यहां पर जो है सेल है, तो जैसे ये सेल है, ये यहां पर है एल्वियोलाई, ठीक है। तो यहां पर से ऑक्सीजन आया था, ऑक्सीजन तो यहां से भी गया होगा, है ना। ऑक्सीजन जो है वो यहां से हीमोग्लोबिन से निकल के बाहर चला गया होगा सेल के पास, और सेल में बना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ट्रैवल करेगा, किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में अभी हम लोग यहां पर ले लेते हैं कितना, इसको भी यहां पर ले लिए 100%। अब यहां पर कितना लिए हैं? 100%। तो यहां पर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है प्लाज्मा में, कितना? मात्र 7%। कितना आता है? 7%। ऑक्सीजन प्लाज्मा में कितना परसेंट डिजॉल्व हुआ था? 3%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना डिजॉल्व हो रहा है? 7%। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ब्लड में ऑक्सीजन से ज्यादा है, ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो 7% आ गया। बाकी का जो है, देखो बाकी का जो है 93%, बाकी का बचा हुआ कितना? 93% एंट्री मारा कहां पर? ये मार दिया एंट्री आरबीसी में। कहां एंट्री मारा? आरबीसी में। और आरबीसी में पड़ा हुआ हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या पड़ा हुआ? हीमोग्लोबिन। लेकिन उसमें भी यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि जो हीमोग्लोबिन था, जो हीमोग्लोबिन यहां पर था, उसमें से ट्रैवल करता है 20 से 25%। कितना ट्रैवल करता है? 20 से 25%, ठीक है। और बचा हुआ 70%, बचा हुआ 70% जो है वो यहां पर कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोनेट में। बात समझ में आ गया? कार्बोनेट, और इसको बोल सकते हैं यहां पर बाई कार्बोनेट में। किसमें कन्वर्ट हो गया? बाई कार्बोनेट में, ठीक है। बाई कार्बोनेट में ट्रैवल मतलब कन्वर्ट होने के बाद ये बाहर निकल जाता है प्लाज्मा में। इट मींस कि बाई कार्बोनेट का जो फॉर्म है वो अभी भी कहां पर आ गया? प्लाज्मा में। बात समझ में आ गया? ध्यान सुनो, क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड था, बना सेल में 100%, वो वहां से एंट्री कर रहा है कहां पर? ब्लड में, क्योंकि उसको जाना है कहां पर है? लंग्स के पास। 3 तरह से जाता है। कितनी तरह से जाता है? 3 मेथड से। पहला जाता है थ्रू प्लाज्मा, प्लाज्मा डायरेक्टली। कितना? 7%। समझ में आ गया? बाकी यहां पर जो बचा हुआ था 93% का, आपको बोल सकते हैं 25% विथ, इसको बोल सकते हैं कार्ब अमीनो फॉर्म। कार्ब अमीनो फॉर्म ये आ गया 20 से 25%, 20 से 25%, ठीक है। क्लियर हो गया बात?
कार्ब अमीनो फॉर्म क्या बोले, देखो हीमोग्लोबिन में दो स्ट्रक्चर दिख रहा था, एक आपको उसमें दिख रहा था क्या, आयरन वाला मॉलिक्यूल्स, और एक दिख रहा था आपको अमीनो एसिड वाला मॉलिक्यूल। तो कार्बन डाइऑक्साइड जाकर के अमीन ग्रुप के साथ मिल जाता है, इसलिए यहां पर आया कार्बो अमीनो। ठीक है, कार्ब अमीनो का मतलब यहां पर है कि कार्बन डाइऑक्साइड है और वो अमीन ग्रुप के साथ मिलकर के ट्रेवल कर रहा है, इसलिए कार्बो अमीनो फॉर्म आ गया। ठीक है, और थर्ड यहां पर जो आता है वो आता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, बाइकार्बोनेट, और ये आपको जाएगा 70%। कितना जाता है जी, 70%। क्लियर हो गया, मिला जुला करके ये तीनों तरीकों से ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से यहां पर आकर के डिफ्यूज हो जाता है, कहां पर, एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से ये चला जाता है बॉडी से बाहर। आई थिंक ये बात आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन और किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया ये बात आप लोगों को? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यहां पर जो बातें थी, मतलब जो बची हुई बातें थी इसको लेकर के ह्यूमन वाले में, स्पेशल ह्यूमंस में, वो यहां पर सब कुछ ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। यहां पर एक चीज, एक छोटा सा टर्म आता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोला जाता है, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, बात समझ में आ रहा? देखो ध्यान से, रेसिडुअल वॉल्यूम किसको बोलते हैं, उससे पहले कुछ चीज समझाते हैं। जैसे मान लो कि नॉर्मल हमारा जो लंग्स है वो कभी भी खाली नहीं रहेगा। पहले तो एक बात जान लो कि लंग्स जो है वो कभी भी खाली नहीं रहेगा, और लंग्स अगर खाली नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ एयर होगा, और वो एयर कितना होगा, है ना, कितना उसका कैपेसिटी है, कितना एयर बचा हुआ रहता है हमेशा। हमेशा का मतलब क्या होता है तुमको समझाते हैं। देखो जैसे मान लो कि ऐसे पहले से कुछ एयर होगा, ठीक है, उसके अलावा जैसे हम लोग मान लो सांस लिए, तो नॉर्मल जो सांस ले रहे हैं वो नॉर्मल चलते रहता है ना, मतलब नॉर्मली जो आदमी सांस ले रहा है उसको बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको, टाइडल वॉल्यूम। देखो उसको बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। बात समझ में आ गया? ये आपको आता है लगभग 500 ml। कितना आता है, 500 ml। नॉर्मली जो हम लोग सांस लेते हैं वो होता है टाइडल वॉल्यूम और वो होता है 500 ml। ठीक है, अब क्या होता है उसके अलावा, जैसे मान लो हम सांस लिए, तुम जोर से सांस ले लिए, इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब जोर से सांस छोड़ दिए तो ये हो गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बात समझ में आ गया? जोर से सांस ले रहे हैं, जोर से सांस छोड़ रहे हैं, उसके अलावा ऊपर से जो नॉर्मल सांस ले रहे हैं वो टाइडल वॉल्यूम हो गया। इन सब चीजों को छोड़ करके, मतलब आपने तो मान लो नॉर्मल सांस लिया, 500 ml चला गया, और छोड़ रहे हैं, तो छोड़ रहे हैं तो 500 ml तो निकलवे करेगा, उसके साथ और एक्स्ट्रा एयर जो है वो भी बाहर निकलेगा, जो लंग्स में पड़ा हुआ था वो भी बाहर निकल जाएगा। तो सब जितना था अंदर में वो सब एयर बाहर निकल गया, फिर भी एयर कुछ बच गया है लंग्स में, उसको बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर हो गया ये बात? रेसिडुअल वॉल्यूम आपका आ जाता है सपोज 1200 ml। कितना आता है बाबू? 1200 ml। समझ में आ गया ये बात? आई थिंक कि जो ये रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स था वो आप लोगों को काफी बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग इसी तरह से चाहते हैं कि आगे की जो है ना वीडियो इसी तरह से हम आपके लिए लाते रहें और सभी चीज़ों को आसान तरीके से आप लोगों को समझाते रहे, तो इस मतलब आप बोल सकते हैं वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आगे फैलाएं, दोस्तों में बताएं, रिश्तेदारों में बता दें, तो इसके लिए हम लोग को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग और बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।